10 साल में दर्ज की है। हमारा उत्तर पूर्व आज शांति का अनुभव करे, चाहे मेघालय हो, अरुणाचल हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सभी हथियारी ग्रुपों के साथ हमने समझौते किए और लगभग 10,500 से ज्यादा विद्रोही हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं और 10 साल में 12 महत्वपूर्ण समझौते करने का काम हमारी सरकार ने किया। 2019 में NLFD-SD का समझौता किया, 2020 में ब्रू रियांग समझौता हुआ, 2020 में ही बोडो समझौता हुआ, 2021 में कार्बी समझौता हुआ, 2022 में ट्राइबल आदिवासी समझौता हुआ, DNLA समझौता 2023 में हुआ, UNLF शांति समझौता 2023 में हुआ, उल्फा शांति समझौता भी 2023 में हुआ, असम मेघालय सीमा समझौता 2022 में हुआ, असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा समझौता 2022 में हुआ और त्रिपुरा समझौता 2024 में हुआ। NLFD-AFT के साथ भी समझौता 2024 में हुआ और ये सभी समझौतों के तहत 10,500 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इतने उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में 10,000 लोग ऑटोमेटिक वेपन्स लेकर, विदेशी हथियार लेकर घूमते हैं और हर राज्य के विकास को बाधित करते हैं, तो राज्यों का विकास कैसे हो सकता है? हमारी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर पूर्व की भाषाएं, बोलियां, संस्कृति, वेशभूषा, परंपरागत नृत्य, कलाएं, उनको तो सम्मानित भी किया, उनको सुरक्षित भी किया और 10,000 लोगों को सरेंडर कराकर, हथियार डलवाकर, मेन स्ट्रीम में लाकर पूरे उत्तर पूर्व के अंदर हमने एक शांति का वातावरण किया। युवाओं, आपको भी अनुभव आता होगा, शायद आपकी उम्र में ये दिन बहुत देखने नहीं आए होंगे। आपके माताजी पिताजी को, अभिभावकों को पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का माहौल था। कोई भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करना है, कोई भी क्षेत्र में शिक्षा आगे बढ़ानी है, कोई भी क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, तो शांति के बगैर नहीं हो सकता। शांति उसकी पूर्व शर्त है। जिस राज्य में शांति नहीं होती वहां विकास नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर पूर्व के अंदर शांति करने का काम किया। हमने उत्तर पूर्व को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से भी बहुत फायदा करा है। नेसेक के माध्यम से लगभग 110 योजनाएं चलाई। वहां के बाढ़ प्रबंधन के लिए सैटेलाइट से मैपिंग कर टोपोग्राफी का अभ्यास कर आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में 300 से ज्यादा झील बनेगी, जो हमेशा के लिए बाढ़ का, फ्लड का मैनेजमेंट कर देगी। पूरे उत्तर पूर्व के विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया और एक बहुत बड़ा बजट नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर पूर्व के डेवलपमेंट के लिए देने का काम करा। ये 10 साल में उत्तर पूर्व को अपना मानकर, नॉर्थ ईस्ट को अपना मानकर इसके विकास की चिंता की। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हर माह कोई न कोई एक मंत्री उत्तर पूर्व के किसी न किसी राज्य में रात्रि निवास करते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में सभी प्रधानमंत्रियों की कुल मुलाकात 21 है, 21 आसाम छोड़कर, और नरेंद्र मोदी जी की अकेले की नॉर्थ ईस्ट की मुलाकातें 78 है। ये बताता है
कि उत्तर पूर्व को कितना महत्व दिया गया है। जब देश का प्रधानमंत्री वहां जाकर रात्रि निवास करता है तो अपने आप प्रशासन का ध्यान इसकी तरफ आता है। मैं कुछ आंकड़ों की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये 10 साल में उत्तर पूर्व के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे न केवल प्रयास किए गए, बजटरी प्रोविजन को भी बढ़ाया। 14-15 की तुलना में 24-25 के बजट में 153% 150% की वृद्धि करने का काम हमने किया है। उत्तर पूर्व की प्रकृति को समझते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, एडिबल ऑयल के लिए वहां की कृषि को बदलना, राष्ट्रीय बांस मिशन, बांबू की खेती करना, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बढ़ावा, माजुली परियोजनाएं और ढेर सारे प्रकल्प उत्तर पूर्व की प्रकृति को समझते हुए किए। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 41,000 करोड़ रुपया सड़कों के पीछे खर्च किया। 47,000 करोड़ रुपया अलग से ग्रामीण सड़कों के लिए किया। एक प्रकार से 90,000 करोड़ रुपया सिर्फ सड़कों के लिए। हवाई कनेक्टिविटी के लिए नए 64 रूट चालू किए। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में 4800 करोड़ रुपया खर्च किया, जो अरुणाचल को विशेषकर फायदा देता है। और रेलवे के लिए 81,000 करोड़ रुपीस। ये सारा बजटरी प्रोविजन के अलावे। और आज भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज कहीं पर है तो ब्रह्मपुत्र पर बनाने का काम। भूपेन हजारिका सेतु बनाया, अरुणाचल को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया, 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, असम से भूटान तक रेल लाइन बन रही है और सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक खेती का लक्ष्य सिद्ध करने का काम भी हमारी सरकार के दौरान हुआ। और एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री का मतलब होता था ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट तो कागज बनाने की फैक्ट्री, बांबू के प्रोसेस की फैक्ट्री। आज असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लान आ रहा है जो आपके लिए काम करेगा। और इतना ही नहीं, और 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने सभी यूनिवर्सिटियों को यहां बुलाकर उनके कोर्स के विद्यार्थियों की संख्या को, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्ट्रीम को रीसफल कर सेमीकंडक्टर, एयर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जो वहां जा रही है, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ये सब के लिए कोर्सेज शुरू करने का भी काम किया है। आप मेरी बात विश्वास से मानिएगा, नींव डालने का काम इस 10 साल में हुआ है। 10 साल के अंदर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव श्री वीरेंद्र सोलंकी जी, श्री सुनील बसुमतारी जी, ट्रस्टी सील, श्री कमलेश सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव विद्यार्थी परिषद, बहन विक्की यादेर जी, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद की अरुणाचल से, और आज इस युवा संसद में पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से 90 से ज्यादा संगठन से आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का भारत की राजधानी दिल्ली में हृदयपूर्वक स्वागत है। देखने में छोटा कार्यक्रम एक प्रकार से
भारत को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपको लगेगा कि 200 युवा एकत्रित आए हैं, भारत कैसे मजबूत हो सकता है। मगर इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड में थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहता हूं। हमारा उत्तर पूर्व, हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश से बड़ा भारत का ये भूभाग विपुल प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ ये भूभाग आजादी के पहले भारत की जीडीपी में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था और आज ये कंट्रीब्यूशन घटते 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 7% तक नीचे आया है। पूरे दुनिया को टूरिज्म की दृष्टि से आकर्षित करने की क्षमता हमारे उत्तर पूर्व के अंदर है। उत्तर पूर्व के अंदर भारत के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले युवा उपलब्ध है। उत्तर पूर्व के अंदर सबसे मेहनती जनजातियां भी उपलब्ध है। फिर भी हमारा उत्तर पूर्व क्यों ऐसा होगा? उत्तर पूर्व को एक अलग दृष्टि से देखें तो भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य गहना हमारा नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट भारत की संस्कृति को अति समृद्ध करने वाली विरासतों से लैस है। यहाँ 220 से ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं। 160 से ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं। 200 से ज्यादा अधिक भाषाएं और बोलियां उपलब्ध हैं। 50 यूनिक प्रकार के त्योहार जो पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेंगे वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। और 1000 करोड़ रुपीस ये सारा बजटरी प्रोविजन के अलावे है। और आज भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज कहीं पर है तो ब्रह्मपुत्र पर बनाने का काम। भूपेन हजारिका सेतु बनाया, अरुणाचल को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया, 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, आसाम से भूटान तक रेल लाइन बन रही है और सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक खेती का लक्ष्य सिद्ध करने का काम भी हमारी सरकार के दौरान हुआ। और एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में फैक्ट्री का मतलब होता था ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट तो कागज बनाने की फैक्ट्री, बांबू के प्रोसेस की फैक्ट्री। आज असम में 27,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर का प्लान आ रहा है जो आपके लिए काम करेगा। और इतना ही नहीं, और 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने सभी यूनिवर्सिटियों को यहां बुलाकर उनके कोर्स के विद्यार्थियों की संख्या को, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्ट्रीम को रीसफल कर सेमीकंडक्टर, एयर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जो वहां जा रही है, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ये सब के लिए कोर्सेज शुरू करने का भी काम किया है। आप मेरी बात विश्वास से मानिएगा, नींव डालने का काम इस 10 साल में हुआ है। 10 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के एक भी बच्चे को, एक भी युवा को देश के अन्य हिस्से में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में ही आपको रोजगारी। ये तब होता है जब कोई भूभाग को अपने मन से विकास करने का तय करता है। क्यों चाहे अटल जी की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, ये विचार क्यों आया? क्योंकि चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सभी संगठनों ने पूरे देश को अपना माना। देश के कण कण को
विकसित बनाने का यज्ञ तभी होता है जब उस हिस्से पर लगाव होता है। जब मैं कहता हूं 2.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए हमने खर्च किया, तो सब अचंभित हो जाते हैं। बड़े बड़े राज्यों को इतना बजट नहीं मिला है, मगर कंपैरिजन इस तरह से नहीं होती। हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सालों तक विकास से महरूम रह गया, बिछड़ गया था। तो जो लॉस हो गया उसकी पूर्ति करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो भी आज हम समझ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी ने जो प्रोग्राम किए वो अकेले प्रोग्रामों से नॉर्थ ईस्ट में एकता नहीं हो सकती। आज मैं विद्यार्थी परिषद के मंच पर आया हूं। जब जब विद्यार्थी परिषद मुझे बुलाती है मैं जाने का प्रयास करता हूं और हर मंच से कहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूं और मेरे जीवन में विद्यार्थी परिषद के काम करने के कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मैं तो आप सबसे आह्वान करता हूं, इस सब के 90 संगठन एक बार मेरी बात मानकर एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी विद्यार्थी परिषद से एक बार जुड़कर देखिए। आपके सोचने के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। मैं कई युवा संगठनों से, छात्र संगठनों से मिलता रहता हूं। छात्र बना उसके पहले छात्र राजनीति को जानता हूं। मैं पूरे देश में एक भी संगठन ऐसा नहीं है जो राजनीति की नहीं सोचता है, केवल और केवल देश की सोचता है, देश के भविष्य की सोचता है। अगर हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम भारत के इतिहास को से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम भारत की एकता और एकात्मता से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम भारत की विकास की प्रक्रिया को जुड़ना चाहते हैं, अगर हम भारत के भविष्य से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है, आपके संगठन और विद्यार्थी परिषद के बीच में एक संपर्क सेतु बनाइए। सोचने में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। और मेरा विद्यार्थी परिषद से भी आग्रह है कि छात्र संसद बहुत अच्छा आयोजन है। मैंने बारीकी से आपका कार्यक्रम देखा है, परंतु इसको यहां समाप्त न करते हुए इस 90 से ज्यादा संगठन और विद्यार्थी परिषद के बीच में सेतु बनाने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए 5 लोग वो संगठन से और 5 लोग विद्यार्थी परिषद के, ऐसी हमेशा की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे सारे युवा संगठन देश की ताकत का एक हिस्सा बन जाए, देश के युवाओं के साथ जोड़ने का काम कर दें। और मैं मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद ये देश के युवाओं को सही दिशा दिखाती है। चरित्र निर्माण की बात करने वाला आज कोई छात्र संगठन नहीं है। वो छात्रों की डिमांड को तो रखते ही है, मगर छात्रों को डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। छात्रों के उत्कर्षित्व बात करते हैं, मगर छात्रों के अभ्यासक्रम की भी चिंता करते हैं। वो छात्रों को संगठित करने की तो बात करते हैं, मगर संगठित छात्र शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने का रास्ता भी प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार का छात्र संगठन पहले भी नहीं दिखाई पड़ता था, आज तो दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई पड़ता है। इतने कठिन मानदंड होने के बावजूद विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वो छात्रों को ऊंची आवाज करना भी सिखाता है, इसके साथ साथ व्यक्तित्व को भी ऊंचाई देना सिखाता है। छात्र की आवाज तो ऊंची होनी ही चाहिए। अगर युवा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? युवा ऊंची आवाज से ही बोलना चाहिए, मुखर कर बोलना चाहिए, डरे बगैर बोलना चाहिए। मगर युवा ने अपने व्यक्तित्व को भी ऊंचा बनाना चाहिए, अपने आप को भी उठाना चाहिए। और केवल
विद्यार्थी परिषद ही कर सकती है। विद्यार्थी परिषद ने अपने इतिहास में आज तक जितने भी प्रकल्प लिए, 40 साल से तो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं इसको, जितने भी प्रकल्प दिए राष्ट्र हित के लिए, विद्यार्थी परिषद के एक्सपांशन का इनकी सदस्यता छोड़कर एक प्रकल्प नहीं। ये सूत्र आते हैं, कच्छ हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी मिट्टी। गुजरात का एक युवा जाकर असम के लिए वहां संघर्ष करता है, कन्याकुमारी का एक बच्चा जाकर कश्मीर में तिरंगा फहराने की चेष्टा करता है, और कहीं पर 3 बीघा का आंदोलन हो, विद्यार्थी परिषद बंगाल में पहुंच जाती है। कालाहंडी में जाकर दारुण अकाल की स्थिति में लोगों के साथ खड़े रहते हैं। कोई भी राष्ट्रीय आपदा हो, विद्यार्थी परिषद फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वहां काम करती दिखती है। ये सभी चीजें आज के युवाओं का पथ प्रदर्शन करने वाली हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब अपने विद्यार्थी परिषद के साथ संपर्क रखें, विद्यार्थी परिषद के साथ संवाद करें और विद्यार्थी परिषद के साथ रहकर आपकी समस्याओं का समाधान बने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विद्यार्थी परिषद की साख इतनी बड़ी है कि अगर आपकी समस्या आपके साथ विद्यार्थी परिषद लेकर आई तो वो समस्या चुटकी बजाते ही उकल जाएगी, इसका मुझे भरोसा है। और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भारत की एकता और एकात्मता के लिए सोचने का विद्यार्थी परिषद के अलावे कोई संगठन आगे नहीं बता सकता, रास्ता नहीं बता सकता। हम मेघालय से हैं तो मेघालय के विकास की जरूर सोचें, मगर मेघालय के विकास से भारत के विकास की भी सोचें। अगर आप मेघालय के विकास की अकेले की सोचोगे तो ना मेघालय का विकास होगा, ना भारत का विकास होगा। अगर आप मेघालय के विकास करते ही भारत का विकास करते हो, वो कंसेप्ट डेवलप कर लोगे तो भारत का भी विकास होगा, मेघालय का भी होगा और आपकी सोच का भी होगा। और ये संस्कार विद्यार्थी परिषद के अलावे कोई नहीं दे सकता। अभी यहां सिल की बात करी, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। जब दूर दूर तक काली अंधेरी रात दिखती थी, 64 की युद्ध के बाद नेहरू जी ने बाय बाय असम कह दिया था, उस वक्त रचनात्मक रूप से सोचकर विद्यार्थी परिषद ने कहा आंदोलन तो जरूर करेंगे मगर हम इंटीग्रिटी का भी काम करेंगे। आज देश में 4000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चे काफी दिन तक रहकर आज भी इनके साथ पत्र व्यवहार करते हैं। मैं भी सिल से जुड़ा हूं, सिल के कार्यक्रम से जुड़ा हूं। आज भी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे कोई वैज्ञानिक बनकर जिनके घर में गुजरात में रहे थे उसको मेल लिखते हैं। ऐसा जब फीडबैक आता है तो मन को बड़ा सुकून होता है, शांति होती है। वो शादी करता है, निमंत्रण भेजता है, घर में किसी का मृत्यु होता है, संदेश भेजता है। यहां पर भी वो परिवार में किसी का मृत्यु होता है तो आकर वो मिलता है। उसको लगता है कि सिर्फ अरुणाचल में नहीं, सिर्फ नागालैंड में नहीं, सिर्फ मिजोरम में नहीं, मेरा एक घर अहमदाबाद में भी है, पुणे में भी है, हैदराबाद में भी है, दिल्ली में भी है। और इससे बड़ी ताकत कोई कार्यक्रम की नहीं हो सकती। कार्यक्रम देखने में बड़ा छोटा है मगर इतने साल तक चलाना, सातत्यपूर्ण तरीके से चलाना बड़ा धैर्य का मांग करता है और समर्पण का मांग करता है। व्यक्तिगत समर्पण बहुत सरल है मित्रों। मैं अमित शाह के नाते समर्पण का भाव अपने आप में विकसित कर सकता हूं, मगर संगठनात्मक समर्पण का भाव बहुत कठिन है, क्योंकि संगठन ने समर्पण का भाव अगर विकसित करना है तो पूरे संगठन में के अंदर वो भाव की निर्मित करनी पड़ती है। और मैं निसंकोच कह सकता हूं विद्यार्थी परिषद ने किया है, तभी जाकर सील जैसे प्रोग्राम इतने सालों से चल रहे हैं।
मेरा आपसे आग्रह है कि सील की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी आप विद्यार्थी परिषद से जुड़िए। और आप सभी युवा हैं मित्रों, आपके सामने मैं एक बात करने आया हूं। आजादी के 75 साल हो गए, अब संविधान बनने का 75वां साल हुआ है। आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे थे, तब इस देश ने एक सामूहिक संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा भारत पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा, पूर्ण विकसित होगा और हर क्षेत्र में हम सर्वप्रथम होंगे। ये संकल्प कोई राजनीतिक दल का नहीं है, कोई एक सरकार का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का सामूहिक संकल्प है। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं श्री अरविंद और विवेकानंद की भविष्यवाणी सच होते हुए कि भारत माता 2047 में अपने संपूर्ण तेज के साथ, ओजस के साथ विश्व के सामने खड़ी होगी। और उस प्रक्रिया में युवाओं को जोड़ने के लिए हमने ढेर सारी चीजें करी। सबसे पहले नई शिक्षा नीति लेकर आए, जिसमें हमने हमारी भाषाओं को संजोकर रखने का आग्रह किया है, मातृभाषा को महत्व दिया है। हमारे देश के इतिहास, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश की संस्कृति, इसको तो सिखाएंगे ही, मगर शिक्षा को पूरे विश्व के सभी मानांकों पर सबसे ऊंचा ले जाने का भी हम करेंगे। हमारी शिक्षा लोकल भी होगी, हमारी शिक्षा ग्लोबल भी होगी और युवाओं के लिए ढेर सारे मौकों का सर्जन भी करेगी। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप आपके प्रदेश में जाकर सभी विद्यार्थियों को ये बताइए। 2014 में इस देश में 7 एम्स थे, एम्स के साथ मेडिकल कॉलेज होता है। आज 7 की जगह 23, 14 में 387 मेडिकल कॉलेज थे, आज 766 है। एमबीबीएस की सीटें 51,000 थी, आज 1,51,000 हैं। पीजी की सीटें 31,000 थी, आज 73,000 हैं। आईआईटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी 56 हो गई है, आईआईटी 23 हो चुके हैं, आईआईएम 21 हो चुके हैं, नीट 31 हो चुके हैं, आईआईआईटी 25 हो चुके हैं, आईआईएसईआर 8 हो चुके हैं और इसके साथ साथ 100% क्षमता वृद्धि के साथ हम 3 साल तक टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ने का संकल्प किए हैं। ये जो मौकों की भरमार है, इसको आपके लिए सृजित किया जा सकता है। इसके साथ डिजिटल इंडिया मिशन, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ड्रोन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी, ध्रुव पॉलिसी और अटल टिंकरिंग लैब, ये सारी चीजें इनोवेशन से लेकर अंतरिक्ष तक और ग्रामीण विकास से लेकर डिफेंस तक हर चीज में युवाओं को मौका सृजित करने वाली एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष, एक रेनबो बनाकर सारे युवाओं का भविष्य संवारने का काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को मैं अंत में इतना ही आह्वान करना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट भारत सरकार के दिल के बहुत नजदीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत नजदीक है। सिर्फ बजट का आवंटन नहीं, नॉर्थ ईस्ट का विकास, नॉर्थ ईस्ट की एकता, नॉर्थ ईस्ट की शांति, ये तीनों के लिए भारत सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। जो 4 दशक बिगड़ गए, इसको देखकर रोने का समय नहीं है। अब अच्छा समय आया है आगे के 4 दशक का प्लानिंग कर 47 में महान भारत की रचना करने में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा योगदान हो ये समय। और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रेलवे के लिए 81,000